हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कीमोफिलिक लॉरिका। पिछले कुछ दिनों से आपका इतना अच्छा रिस्पांस देके आई एम फीलिंग रियली वेरी गुड एंड अच्छा लगता है कि धीरे धीरे हमारी कीमोफिलिक फैमिली बढ़ती जा रही है, ग्रो करती जा रही है एंड इट इज डेफिनेटली वेरी सेटिस्फाइंग। एंड वन मोर थिंग, आई हैव वेरी गुड न्यूज फॉर यू गाइज। Till now, I was uploading video regarding class +1 and +2, but now I will upload videos regarding bachelor streams also. So, Hannah, good news because it will cover various bachelor programs as well. So, really exciting ना? So, let's move to the lecture now. Hello students, आज हम solid state में आगे पढ़ेंगे। जहां तक हमने लास्ट टॉपिक खत्म किया था वो था क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। ठीक है, आज हम उसके आगे पढ़ेंगे क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन। आपको थोड़ा सा रिकैप करवा देती हूँ। 2 डायमेंशन में आपको याद हो, एक आपने स्क्वायर क्लोज टाइप पैकिंग की थी और एक हेक्सागन टाइप, राइट। उसी की आगे कॉन्टिन्यूएशन में ही 3 डायमेंशन में फर्दर पैकिंग आती है। आपको दोबारा दिखा देती हूँ वो पिक्चर। आई होप आपको याद आ गया होगा। ये स्क्वायर टाइप वाली पैकिंग, ये हेक्सागन टाइप वाली। अब जैसे ये एटम्स रखे हुए हैं उसी के ऊपर आपको एक नई लेयर यानी कि थर्ड लेयर क्रिएट करनी है। थर्ड लेयर तो नहीं कह सकते, इसके ऊपर 3D अगर आपको इमेज बनानी होगी, ये तो 2 डायमेंशन में है, आपको 3 डायमेंशन में अगर क्लोज पैकिंग शो करनी होगी तो इसी के ऊपर आपने स्फीयर्स या एटम्स रखने होंगे। तो आज हम वो पढ़ेंगे, क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन। सो अगर हम स्क्वायर टाइप वाली पैकिंग जो 2 डायमेंशन में की थी उसी को फर्दर हम आगे 3 डायमेंशन में बढ़ाना चाहें तो उसमें क्या होगा, जो उसके ऊपर लेयर रखी जाएगी एटम्स की या स्फीयर्स की, सेकेंड लेयर या और भी बाकी लेयर्स, वो जस्ट हमें एटम्स के ऊपर एटम रखने हैं। फाइन। जैसे सपोज आपने एक एटम की लेयर नीचे बिछाई हुई है 5x5 बॉल्स की, उन्हीं के ऊपर आपने एक बॉल के एग्जैक्टली ऊपर बॉल चिपका दी तो वो एक आपकी पूरी लेयर अगेन वैसे ही बन जाएगी, ऐसे ही उसके ऊपर, ऐसे ही उसके ऊपर। तो जैसे आप इस तरह की लेयर बाय लेयर बनाते जाएंगे उसमें होगा क्या कि हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली प्रॉपर अलाइनमेंट होगी। उसका मतलब क्या है कि एटम्स एग्जैक्टली एक के ऊपर एक हम रखते जा रहे हैं। ठीक, इस टाइप की पैकिंग को हम कहते हैं AA टाइप पैकिंग या AAA टाइप अरेंजमेंट। मतलब कि सारी लेयर्स एक जैसी ही हैं, उनमें कोई वेरिएशन नहीं है। तो ये सबसे सिंपल क्यूबिक लैटिस होता है। ये आपको अभी मैं इमेज दिखाती हूँ, उस इमेज में क्लियर हो जाएगा कि कैसे आपका 3D व्यू नजर आता है। ये सिंपल जैसे क्यूब नहीं होता आपका, उस क्यूब में आप ये सोच लो कि आपने छोटी छोटी बॉल्स पूरी फिट कर रखी हैं, उसी तरह से ये आपका एक सिंपल क्यूबिक लैटिस है। ठीक, ये तो था आपका स्क्वायर क्लोज पैकिंग से 3D डायमेंशन में क्लोज पैकिंग। उसके बाद आता है आपका दूसरे वाला यानी कि हेक्सागन वाला, 3 डायमेंशनल पैकिंग फ्रॉम 2D हेक्सागनल क्लोज्ड पैक्ड लेयर। ठीक है, इसमें क्या करेंगे आप, इसमें एक्चुअली क्या होता है, 2D में तो आपका दोनों में से वैसे एक्चुअल देखा जाए तो हेक्सागन वाली पैकिंग ज्यादा एफिशिएंट होती थी। क्यों? क्योंकि उसमें स्पेस अच्छे से फिल हो रहा है और एम्प्टी स्पेस कम से कम रह रहा है। क्लोज पैकिंग हम तभी मानते हैं जब खाली स्पेस कम से कम रह जाए और प्रॉपर वे में पैकिंग हो। ठीक है, तभी आप उसको एफिशिएंट पैकिंग कहोगे ना। कि पैकिंग आपकी किसी भी चीज की बेस्ट कब होगी, जब आपको जितना स्पेस दिया गया है उसको आप प्रॉपर यूटिलाइज करो, राइट। सो अगर उसी हेक्सागन वाली पैकिंग को हम 3D में एक्सटेंड करें तो यहां आपको इमेज दिख रही होगी। इसमें देखिए मैंने एटम्स ये बनाए हुए हैं, सारे एटम्स एक जैसे हैं जिनका नाम मैंने A दिया है। ठीक, अब इनके बीच में जो ये स्पेसेस रह रहा है एटम्स के बीच में, इनको हम कहते हैं वॉइड, वॉइड या फिर होल। यानी कि जो आपका ये बीच में स्पेसेस रह रहे हैं वो आपके 2 तरह के हैं। एक ऐसा जिसका कि एपेक्स ऊपर की साइड को है और एक इसका अपोजिट जिसका कि एपेक्स डाउनवर्ड है। ठीक है, मैं अगेन रिपीट करती हूं। एक टाइप का वॉइड ऐसा वाला है जिसका एपेक्स ऊपर की साइड को है और एक जिसका एपेक्स डाउनवर्ड साइड है। 2 टाइप के वॉइड्स हो गए। इन 2 वॉइड्स में एक का हमने नाम कुछ दे दिया है, सपोज हमने A दिया है, दूसरे का हमने B दे दिया है। आपको यहां देख सकते हो मैंने 2 डिफरेंट कलर से शो किया हुआ है। एक टाइप का वॉइड को मैंने ग्रीन कलर से शो किया है, दूसरे को रेड कलर से। ठीक है, तो ये वाले जो वॉइड्स हैं सारे जिनको मैंने रेड कलर से शो किया है, इनका एपेक्स ऊपर की साइड है। ठीक है, इनका हमने नाम दिया B वॉइड। और जो ये वाले हैं
ये ग्रीन कलर वाले जिनका एपेक्स नीचे की साइड को है उनको मैंने नाम दिया ए वॉइड। ठीक है, दोनों ही आपके ट्रायंगुलर टाइप के वॉइड्स हैं। ट्रायंगुलर मतलब कि जैसे शेप उनकी ट्रायंगल जैसी दिख रही है, तो ट्रायंगुलर वॉइड्स हैं दोनों। रेड वाला आपका ट्रायंगुलर वॉइड है विद एपेक्स पॉइंटिंग अपवर्ड्स, और दूसरा ग्रीन वाला है आपका ट्रायंगुलर वॉइड विद एपेक्स पॉइंटिंग डाउनवर्ड्स। तो ये दो टाइप के वॉइड हैं, और ये जितने एटम्स हैं उनका सबका साइज सेम है। ये आपका था 2D लेयर हेक्सागन। जैसे आप देखो तो अगर मैं इसको ज्वाइन करके ऐसे बनाऊं तो हेक्सागन बन जाएगा। इसी के ऊपर आपने लेयर रखनी है फर्दर स्फीयर्स और एटम्स की, ताकि आपका 3D इमेज बन सके। जैसे आपने सिंपल क्यूबिक लैटिस में किया था कि स्क्वायर क्लोज पैकिंग के आपने ऊपर एक लेयर बिछाई, फिर उसके ऊपर, तो इस तरह से आपका 3D व्यू बनता गया। अब यहां पे हमारे पास दो ऑप्शन है कि सेकेंड लेयर हम या तो ए वॉइड में एटम्स रख के बनाएं या फिर बी वॉइड में। ठीक है, अब सपोज करते हैं हम कि ए वॉइड में, इस वाले वॉइड में हम एटम रखते हैं। अभी मैं आपको आगे इमेज दिखाऊंगी। अगर यहां पे हम एटम रखेंगे तो आप देख सकते हो बी वाले वॉइड पे एटम रखने की जगह बच ही नहीं रही है। ठीक है, तो यानी सेकेंड लेयर अगर हम बनाते हैं बाय प्लेसिंग स्फीयर्स इन ए वॉइड्स, तो आपके बी वॉइड्स अनऑक्यूपाइड रह जा रहे हैं। ठीक है, आइए देखते हैं कि आगे हम कैसे प्लेस करते हैं एटम्स को। आपको नेक्स्ट पेज पे इमेज से ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, यहाँ इमेज में आप देख सकते हैं जो मैंने नीचे वाली लेयर बनाई है ब्लैक कलर वाली बॉल्स यानी ब्लैक स्फीयर्स, वो फर्स्ट लेयर है जो आपने अभी जस्ट देखी थी लास्ट पेज पे। उसके ऊपर मैंने जो ऊपर वाली लेयर बनाई है वो रेड कलर की बॉल्स से बनाई है। ठीक है, पहली लेयर आपकी ए वाली, ए एटम्स कह लो, ए स्फीयर्स वाली फर्स्ट लेयर। उसके ऊपर की जो लेयर है वो ब्लैक कलर वाली, इनका नाम हमने बी एटम्स दे दिया सबका। अब अगर आप ध्यान से देखें, यहां मैंने कलर तीनों डिफरेंट मेंशन किए हैं ताकि आप लोगों को समझने में आसान हो जाए। एक का फ्लोरेसेंट कलर है, एक का ब्लू है, एक का ग्रीन है। ये फ्लोरेसेंट वाला जो कलर है ना, ये वही ए वॉइड है जिसके ऊपर मैंने बॉल रखी है। आपको ध्यान हो, अगर मैंने कहा था दो टाइप के वॉइड्स थे, ए और बी। हमने ए के ऊपर बॉल रखी है, ए के ऊपर एटम्स रखे हैं और नेक्स्ट लेयर बनाई है, और बी वाले फिर अनऑक्यूपाइड रह जा रहे हैं। अब ये जो आपके फ्लोरेसेंट वाले कलर से ये फिल है वॉइड्स, ये आपके ए वॉइड्स थे। आप देख सकते हैं ये वॉइड था। इसको ऐसे आप इमेजिन कीजिए कि नीचे एक गड्ढा जैसा था, उस गड्ढे में आपने एक बॉल रखी है। तो जैसे अगर आप ये रखते जा रहे हैं इन सारी जगह, आपकी एक लेयर बन जाएगी। अब बी वाले वॉइड्स कौन से थे? ये वाले एपेक्स पॉइंटिंग अपवर्ड्स वाले। आप देख रहे हैं अगर यहां बॉल रख रहे हो ए वाले वॉइड में, तो बी वाले के पे बॉल रखने की जगह नहीं बच रही है। यू कैन सी हियर, यही चीज मैंने आपको अभी बताई थी कि अगर हम ए वॉइड में, ए वाले डिप्रेशन में बॉल रखते हैं तो आपका बी वाले जो डिप्रेशन है या वॉइड्स हैं वो अनऑक्यूपाइड रह जाएंगे। ठीक है, अब जब हमने सेकेंड लेयर बना दी है तो इसके केस में भी दो टाइप के वॉइड्स निकल के आ रहे हैं, बन रहे हैं। जैसे फर्स्ट वाली लेयर में ए और बी टाइप के वॉइड्स थे, यहां पे भी आपके दो टाइप के वॉइड्स हैं, सी एंड डी। अब वो कौन कौन से हैं? एक को मैंने ब्लू कलर से यहां कलर किया हुआ है और एक को मैंने ग्रीन कलर से। ठीक है, डी वाला वॉइड आपका वो वॉइड है जो आप देख सकते हो सेकेंड लेयर जो आपने बनाई है उसके बीच में यहां पे एक ऐसा वॉइड हो रहा है जो नीचे वाले वॉइड के जस्ट ऊपर एक वॉइड आ रहा है। यहां पे नीचे भी एक वॉइड था ना, जो एक्चुअल में आपका यहां पे नीचे बी वॉइड था, उसी के ऊपर एक और वॉइड आ रहा है सेकेंड लेयर का। मतलब जैसे सपोज करो आप नीचे वाली लेयर में मैंने दो टाइप के वॉइड्स बताए थे, ए एंड बी। ठीक है, ए के ऊपर तो हमने बॉल्स रख दिए, अपने एटम्स रख दिए, बी वाला खाली रह गया। यहां पे भी अगर मैं यहां पे भी मैं बॉल्स फिल कर देती हूँ रेड कलर से सेकेंड लेयर वाली, तो आपको पता लगेगा जो बी टाइप के वॉइड्स अनऑक्यूपाइड रह जा रहे थे ना, उसी के ऊपर सेकेंड लेयर वाला डी टाइप का वॉइड आ रहा है। मतलब एक्चुअल में हुआ क्या कि डी वॉइड दो वॉइड्स का कॉम्बिनेशन हो गया, दो ट्रायंगुलर वॉइड्स का कॉम्बिनेशन। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। मैं दोबारा बता देती हूँ, ये वाला वॉइड आपका आप देख रहे हो नीचे भी, इसको मैं स्टार जैसे आपको नजर आ रहा होगा, एक स्टार आपका, ये आपका ऐसे, ठीक है, और ये ऐसे। अगर आप खाली इस एरिया को देखें, इस वाले एरिया को, ये आपको ऐसा स्टार जैसा नजर आ रहा होगा। उसका मतलब क्या है? एक ये वॉइड एपेक्स पॉइंटिंग अपवर्ड जो पहले वाला हमारा बी वॉइड था, उसी के ऊपर सेकेंड लेयर का जो वॉइड आ रहा है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन बना के मिला के आपका, यानी कि दो ट्रायंगुलर वॉइड्स का कॉम्बिनेशन जो है वो है डी वॉइड।
ठीक है, आई होप क्लियर हो गया। अब रह गया सी वॉइड। सी वॉइड आपका वो है जो ये ग्रीन कलर वाले हैं। अब ये आप देख सकते हो ये डी वाले से डिफरेंट हैं, इससे भी डिफरेंट हैं, तो ये आपके इसीलिए मैंने इनको अलग से नाम दिया सी वॉइड। ये आपके नीचे वाले एटम के, नीचे वाली लेयर के एटम के जस्ट ऊपर आ रहे हैं। ठीक है, अगर आप इनको अलग देखो तो ये 3 रेड बॉल्स और नीचे ब्लैक वाली बॉल आ रही है ना। तो ये सी वाला आपका एटम, सी वाला सॉरी वॉइड आपका डिफरेंट है फ्रॉम ए एंड डी। ठीक है, सो यहां से क्लियर होता है कि सी वॉइड आपका ऑर्डिनरी वॉइड्स हैं, ठीक है, लाई अबव द स्फीयर ऑफ फर्स्ट लेयर, और डी वॉइड्स आपके लाई ऑन द वॉइड्स ऑफ फर्स्ट लेयर, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वॉइड्स फर्स्ट एंड सेकेंड लेयर। ठीक है, ए एंड बी वॉइड्स आपके दोनों आपने देखा ट्रायंगुलर शेप में थे, सी वॉइड भी आपका ट्रायंगुलर था, लेकिन डी वॉइड आपका कैसा है, डबल ट्रायंगुलर कह सकते हो या फिर ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल का मतलब क्या होता है कि दो, ये जो मैंने आपका स्टार जैसा ड्रॉ किया था इसे कहते हैं ऑक्टाहेड्रल, कि एक ट्रायंगल नीचे और उसके ऊपर एक अपोजिट ट्रायंगल। ठीक है, जहां पे 6 स्फीयर आपके सराउंड कर रहे हैं, 6 एटम्स या कोई भी 6 चीज सराउंड कर रही है वहां पे। अब उसके बाद 2 टाइप के वॉइड्स हैं इन जनरल जो हम कैटेगराइज करते हैं। एक है टेट्राहेड्रल वॉइड, एक है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। आपको नाम से ही क्लियर हो रहा होगा, टेट्राहेड्रल मतलब एक ऐसा वॉइड जहां पे आसपास 4 एटम्स हैं। सो सिंपल ट्रायंगुलर वॉइड लाइक सी, जैसे कि अभी हमने देखा, इन अ क्रिस्टल विच इज सराउंडेड बाय 4 स्फीयर। ठीक है, आपने सी में देखा ना, 3 ऊपर रेड एटम्स हमने ऐसे रखे हुए थे और एक नीचे आपको एटम नजर आ रहा था। मैं दोबारा दिखा देती हूँ, 3 ऊपर रेड एटम्स और नीचे वाला ब्लैक एटम। तो यानी ये वाला जो वॉइड है इसके आसपास 4 ही एटम्स हुए, राइट। सो इट मीन्स टेट्राहेड्रल वॉइड। सी वॉइड आपका टेट्राहेड्रल वॉइड हुआ। ठीक, उसके बाद आता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो कि हमारा डी वॉइड है, डबल ट्रायंगुलर वॉइड। इसमें 3 एटम्स नीचे के, 3 एटम्स ऊपर के, जैसे स्टार जैसा जो बन रहा था, यानी कि इट इज सराउंडेड बाय 6 स्फीयर, इसीलिए इसका नाम है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ठीक है, सो ये हो गया टेट्राहेड्रल वॉइड एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब जो भी क्रिस्टल में ये वॉइड्स या होल्स आते हैं उनको हम एक और नाम देते हैं इंटरस्टिसीज। इसी के बेसिस पे इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स हैं जो आप केमिस्ट्री में आगे कहीं स्टडी करोगे, आएंगे आपके पास बीच में। सो लेट्स मूव फर्दर। अब ये तो थी आपने फर्स्ट लेयर के ऊपर सेकेंड लेयर बनाई, अब थर्ड लेयर भी आप बना सकते हो। ठीक है ना, 3D व्यू ऐसे ही बनेगा। थर्ड लेयर जो आपको बनानी है अबव द सेकेंड लेयर, वो आप 2 तरह से बना सकते हो। ठीक है, वो 2 तरह से कैसे हैं कि या तो आपके 2 टाइप के वॉइड्स आए हैं ना, सी वॉइड और डी, दोनों में से किसी एक को आप फिल करो। ठीक है, तो हम देखते हैं इसी इमेज में, आप दोबारा देखिए, इमेज से आपको क्लियर हो जाएगा। ये आपका सी वॉइड था। अगर थर्ड लेयर आपको बनानी है तो इन्हीं रेड वाले एटम्स के ऊपर फिर से आपको बॉल्स रखनी पड़ेंगी या एटम्स रखने पड़ेंगे। तो अगर इस वॉइड के ऊपर मैं फिर से बॉल रखती हूँ तो आप देख सकते हैं नीचे जो ब्लैक वाली बॉल है उसी के एग्जैक्टली ऊपर बॉल्स आएंगी। इसका क्या मतलब हुआ कि जो थर्ड लेयर है वो एग्जैक्टली आपकी फर्स्ट लेयर के सिमिलर हो जाएंगी, राइट। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूं, अगर सी वॉइड में आप एटम रखेंगे या थर्ड लेयर के स्फीयर्स प्लेस करेंगे तो आपकी जो फर्स्ट लेयर है और थर्ड लेयर है वो एग्जैक्टली सिमिलर आएगी। ठीक है, अब दूसरा देख लेते हैं डी वॉइड में। डी वॉइड है आपका ये, यहां पे अगर आप एटम प्लेस करेंगे तो आप देख रहे हैं डिफरेंट टाइप की लेयर आएगी, क्योंकि ये 3 एटम्स ब्लैक वाले, 3 एटम्स रेड वाले जो आपका ऑक्टाहेड्रल बना रहे हैं। ठीक है ना, शेप बना रहे थे, आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। तो इसके ऊपर अगर आप एटम्स रखेंगे तो आपकी जो थर्ड लेयर आएगी वो फर्स्ट और सेकंड लेयर से एंटायरली डिफरेंट होगी। ठीक है, सो अगर थर्ड लेयर आपकी प्लेस की जाए ओवर सेकंड लेयर, जैसे कि अगर हम स्फीयर्स को टेट्राहेड्रल सी वॉइड में पुट करते हैं तो 3D आपकी जो पैकिंग बनेगी उसका हमने टाइप दिखा अभी कि फर्स्ट लेयर और थर्ड लेयर एग्जैक्टली सिमिलर आती है। ठीक है, तो इसी तरह से फोर्थ लेयर और सेकंड लेयर सिमिलर होगी, मतलब कि अरेंजमेंट आपका कैसा हो गया, ए बी पैटर्न टाइप। इस तरह के अरेंजमेंट को हम कहते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ठीक है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग एग्जांपल है जैसे आपके एलिमेंट्स होते हैं मैग्नीशियम, जिंक, मोलिब्डेनम, इनमें इसी तरह की पैकिंग पाई जाती है। दूसरा टाइप जो है आपका वो है कि आपने डी वॉइड को फिल किया है। ठीक, डी वॉइड को आप फिल करते हैं तो थर्ड लेयर आपकी हमने देखा अभी एंटायरली डिफरेंट आती है फर्स्ट एंड सेकेंड लेयर से। ठीक है, तो आपका पैटर्न हो जाएगा एबीसी टाइप या फिर क्यूबिक क्लोज पैकिंग। उसका नाम था हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, इसका नाम है क्यूबिक क्लोज
पैकिंग, ठीक है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग या फिर एफसीसी पैकिंग भी हम इसका नाम दे देते हैं क्योंकि दोनों सिमिलर ही हैं। तो इसके भी एग्जांपल्स हैं आयरन, निकल, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ठीक है। एग्जांपल्स आपको जस्ट पता होने चाहिए। अब आपने पैकिंग, क्लोज पैकिंग 2D में भी पढ़ ली, 3D में भी पढ़ ली। बेस्ट पैकिंग आपको पता लग गया होगा वो है जहां पे आपकी मैक्सिमम स्पेस कवर अप हो जा रही है, एम्प्टी स्पेस सबसे कम रह जाए। तो ये जो आपने अभी जितनी भी तरह की क्लोज पैकिंग्स पढ़ी हैं उसमें मैक्सिमम पॉसिबल स्पेस आ रहा है 74%, ठीक है। मैक्सिमम पॉसिबल स्पेस आ रहा है 74% पूरी वॉल्यूम का, और एम्प्टी स्पेस आता है 26%। इसीलिए हम इन्हें क्या कह रहे हैं, क्लोज पैकिंग्स। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, जो भी आपका क्रिस्टल लैटिस है उसमें किसी भी एटम के आसपास जितने भी नेबर्स या जितने भी एटम्स आ रहे हैं उनके टोटल सम को हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, अगर बिल्कुल इजी लैंग्वेज में समझा जाए तो सो व्हाट इट इज, द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स ऑफ एनी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इन द क्रिस्टल लैटिस इज कॉल्ड एज इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर। आपने अभी देखा HCP और CCP में एक जो आप एटम कंसीडर कर रहे हो या स्फीयर, उसके आसपास कितने स्फीयर्स थे, 6। देखा ना आपने, एक लेयर में हेक्सागन बन रहा था इस तरह से, यहां सेंटर में एटम था, इसके आसपास आपके 6 एटम्स थे, राइट। सो इट मीन्स फर्स्ट लेयर में उसके 6 एटम्स या 6 स्फीयर उसके आसपास थे, ठीक। उसके अलावा वो टच कर रहा था 3 स्फीयर्स ऊपर वाली लेयर के और 3 स्फीयर्स नीचे वाली लेयर के, ठीक है। यहां आप फिगर में देख सकते हैं, ठीक है। आई होप फिगर में आपको क्लियर हो जाएगा। ये आपका हेक्सागन था ना, इसके ऊपर वाली जो लेयर है वो ये थी HCP पैकिंग में, ठीक है। अब ऐसे ही फिर आपकी ये AB पैटर्न वाली पैकिंग है, ABA, इसके ऊपर फिर से ऐसी आ जाएगी। तो अगर आप इस सेंटर वाले को कंसीडर करो, 6 स्फीयर ये हो गए इसके आसपास, 3 ये वाले और 3 ऐसे ही इसके ऊपर होंगे। तो यानी इस सेंटर वाले एटम के, जिसमें मैंने पेन लगाया हुआ है, इस एटम के 6 एटम्स आसपास ये हो गए सेम लेयर में, 3 ऊपर के 3 नीचे के, तो टोटल 12 नियरेस्ट नेबर हो गए। इट मीन्स इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 12, ठीक है। अब बात आती है HCP में नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, ठीक है। इसके लिए भी आपकी एक फिगर है, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। हेक्सागन में एक्चुअली इसमें होता क्या है, हेक्सागन में आपको पता है, जैसे आप हेक्सागन ड्रॉ कर रहे हो, यहीं पे ड्रॉ कर देते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। हेक्सागन है, ये 6 कॉर्नर्स है ना, अगर आप इसकी 3D इमेज इमेजिन करेंगे तो 6 कॉर्नर ये हो गए, 6 कॉर्नर ऐसे ही नीचे वाले बेस के, है ना। सपोज करो आप कोई हेक्सागन की शेप में 3D डिब्बा इमेजिन करें, ठीक है। तो 6 कॉर्नर उसके ऊपर वाले ढक्कन के होंगे या बेस कह लो, जो भी कह लो आप उसको, 2 उसके बेस होंगे ना, और उसके अलावा उसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया होगा, राइट। तो 2 जो उसके ढक्कन है ऊपर और नीचे वाले टॉप एंड बॉटम, उसके 6 कॉर्नर्स यानी कि 12 एटम्स उसके कॉर्नर्स पे प्रेजेंट हैं। और ये जो आपका बेस और एक टॉप यानी बॉटम, 2 जो फेसेस हैं उसके सेंटर में एटम प्रेजेंट होता है, तो 2 एटम एट बेस सेंटर्स और 3 एटम विद इन द हेक्सागन होते हैं। जैसे क्यूब में आपने बॉडी डायगोनल आपने पढ़ा था, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, कि पूरे क्यूब के अंदर एक एटम प्रेजेंट होता है, ऐसे ही इसमें भी 3 एटम्स विद इन द बॉडी होती है, ठीक है, विद इन द हेक्सागन, जो आपकी पूरा 3D बॉडी है उसके अंदर। अब इनकी कॉन्ट्रीब्यूशन अगर हम पढ़ें, कॉर्नर्स वाले नेचुरली 6 जगह शेयर होंगे तो 1/6 हो जाएंगे, बेस वाले आपके ये 2 ही जगह शेयर होंगे तो 1/2, जो विद इन द बॉडी है वो शेयर नहीं होते। तो नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितने हो जाएंगे, जैसे हमने पहले कैलकुलेट थे वैसे ही 12 × 1/6 प्लस 2 × 1/2 प्लस 3। ये आपके कॉर्नर्स वाले, ये आपके बेस सेंटर वाले, ये आपके विद इन द बॉडी वाले, तो टोटल कितने आ गए, 6। तो यानी नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल HCP में कितने हुए, 6। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आई ट्राइड माई बेस्ट इमेजेस बना के और इमेजेस दिखा के कि आपको उनसे प्रॉपर क्लियर हो जाए। जहां जहां इमेज की जरूरत पड़ी है मैंने बनाई भी है, दिखाई भी है, सो दैट आपको थोड़ी क्लैरिटी आ जाए, ओके। उसके बाद आता है पैकिंग एफिशिएंसी या पैकिंग फ्रैक्शन, मतलब कि कितनी स्पेस ऑक्यूपाई हुई है उसकी परसेंटेज निकालना, ठीक है। सो परसेंटेज ऑफ टोटल स्पेस फिल्ड बाय द पार्टिकल्स इन एनी क्रिस्टल इज कॉल्ड एज पैकिंग एफिशिएंसी, या फिर हम उसकी फ्रैक्शन ले लें अगर टोटल स्पेस फिल्ड की, तो उसे हम क्या कह देंगे, पैकिंग फ्रैक्शन, ठीक। अब ये आपने 3 टाइप में निकालना है, एक सिंपल क्यूबिक लैटिस में, एक
बॉडी सेंटर्ड वाली टाइप में, एक FCC वाली टाइप में। ठीक है, ये आपका सिंपल क्यूबिक लैटिस ले लेते हैं। सिंपल क्यूबिक वाला आपका ऐसे ही होता था कि खाली कॉर्नर्स पे एटम्स प्रेजेंट होते थे। अब मैंने क्या कहा था, ये इसका ओपन स्ट्रक्चर है, ये इसका स्पेस फिलिंग स्ट्रक्चर, राइट। स्पेस फिलिंग स्ट्रक्चर का मतलब कि एक्चुअल में ये एटम्स इतने बड़े बड़े कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं और सारे एटम्स एक दूसरे को टच कर रहे होते हैं। तो अगर आप एक फेस से देखोगे, फ्रंट से सपोज आप देख रहे हो, तो ऐसा ही दिखेगा आपको, और 4 एटम्स इसके पीछे हैं। अगर आप सिंपल क्यूबिक लैटिस बनाना चाहो स्पेस फिलिंग स्ट्रक्चर के फॉर्म में, मैंने पहले भी दिखाया था, तो ऐसा ही दिखेगा, 4 एटम्स ये फ्रंट वाले, 4 इसके पीछे। तो इसमें आप हर एक स्फीयर का जो रेडियस एज्यूम कर लो स्मॉल r। अब यहां से लेके यहां तक जो ये आपकी लाइन है, ये एक्चुअल में क्या है, उस क्यूब की एज ही है, तो हम इसको एज्यूम कर सकते हैं a। सो लेट एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल a हमने मान लिया, रेडियस ऑफ स्फीयर स्मॉल r मान लिया। अब आपको पता लग रहा है स्फीयर सारे टच कर रहे हैं, तो a इज इक्वल टू 2r यहां से क्लियर हो रहा है आपको, a इज इक्वल टू 2r आ गया। अब सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में, सिंपल क्यूबिक लैटिस में कितने स्फीयर्स होते हैं पर यूनिट सेल, खाली कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है, तो 8 × 1/8 यानी कि 1। एक स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 πr³। हम यहां निकाल क्या रहे हैं, एक्चुअली वॉल्यूम में तो निकाल रहे हैं कि कितना परसेंटेज स्पेस फिल हो रहा है, कितना खाली रहा है। पैकिंग एफिशिएंसी का मतलब क्या है कि मैक्सिमम कितना स्पेस या कितना वॉल्यूम कवर अप हो जा रहा है। तो इसके लिए इसका मतलब हमें वॉल्यूम की फ्रैक्शन कैलकुलेट करनी है कि कितना स्पेस कवर हुआ और कितना टोटल था। आपने इमेजिन क्या करना है कि एक क्यूब में, अब जैसे क्यूब मान लें, इस क्यूब में हमने एटम्स फिट किए हुए हैं, ठीक है। तो आपको पता लग रहा है कि क्यूब की शेप आपकी डिफरेंट है और एटम्स यानी बॉल्स की स्फीयर फॉर्म में है, तो यानी आपको उनकी फ्रैक्शन लेनी पड़ेगी। तो वही चीज हमने यहाँ कैलकुलेट की है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 πr³, एक का क्यूब का आपको पता है a क्यूब होता है, a की जगह हम रिप्लेस कर सकते हैं 2r³ आ गया यानी कि 8r³। फ्रैक्शन ऑक्यूपाइड आ जाएगा या पैकिंग फ्रैक्शन, दोनों को अगर हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है, यानी कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का, एक एटम का, सिंगल एटम का, डिवाइड बाय पूरे टोटल वॉल्यूम का। टोटल वॉल्यूम किसका है, मतलब क्यूब का। तो 4/3 πr³ डिवाइड बाय 8r³, ठीक है। इसको आप कैलकुलेट करोगे तो यू विल गेट 52.4%। तो ये इसकी पैकिंग एफिशिएंसी है या पैकिंग फ्रैक्शन है सिंपल क्यूबिक लैटिस की। अब ऐसे ही हम बीसीसी स्ट्रक्चर की करेंगे। यहां आपको दिख रहा है बीसीसी स्ट्रक्चर, उसमें क्या होता है, कॉर्नर्स पे एटम्स प्रेजेंट होते हैं और एक विद इन द बॉडी, ठीक है। ये बॉडी डायगोनल पे प्रेजेंट होता है। बॉडी डायगोनल का मतलब क्या है, अगर आप क्यूब इमेजिन करें, फ्रंट वाले फेस का जो एक कॉर्नर है और बैक वाले फेस का लोअर कॉर्नर, ये पूरा आपका बॉडी डायगोनल कहलाता है। उसके सेंटर में आपका वो एटम प्रेजेंट होता है विद इन द बॉडी वाला। तो यहां पे भी हम इमेजिन कर सकते हैं कि सेंटर वाला जो एटम है वो सारे 8 एटम्स को, बाहर वाले 8 एटम्स को टच कर रहा होता है, लेकिन कॉर्नर वाले 8 एटम्स आपस में टच नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो यहां आप फिगर्स, इसलिए मैंने फिगर ड्रॉ की है, आप इमेजिन कर सकते हैं AD आपका बॉडी डायगोनल है, एक यहां AC मैंने ड्रॉ किया हुआ है, AC आपका फेस डायगोनल है, ठीक है। आप AC को कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, एक्चुअल में ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल होता है ना। यहां तो आपको इमेज ऐसी दिख रही है, बट एक्चुअल में क्या होता है, क्यूब है, ये आपका यहाँ पे 90 डिग्री होता है। तो आप AC को यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके AC की वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। कैसे कि आपका देखते हैं यहाँ पे फिगर में, देखिए AC² इज इक्वल टू AB² प्लस BC², राइट। तो यानी आपका AC² इज इक्वल टू AB² प्लस BC²। दोनों आपका, सारी आपकी AC तो आपका फेस डायगोनल था, बाकी AB और BC आपकी एज थी, यानी A² प्लस A² आ गया। यहां से आप AC की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं √2a। दोबारा देख लेते हैं, ये देखिए ये एज है ना, AB और BC, A वैल्यू हमने ऑलरेडी एज्यूम की हुई है, तो AC² इज इक्वल टू AB² प्लस BC²। तो AC की वैल्यू आपकी फाइनली इसीलिए √2a आ रही है। इसी तरह से हम बॉडी डायगोनल कैलकुलेट करेंगे। अब ऐसे ही अगर हमें बॉडी डायगोनल AD कैलकुलेट करना हो तो आप देख सकते हैं ADC, ये भी एक तरह का राइट एंगल ट्राइंगल है। यहां आपको इमेज में, ये आपको थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा इसका 3D व्यू, कि इस कॉर्नर से लेके उस कॉर्नर तक एक जो लाइन ज्वाइन कर रही है, दैट इज बॉडी डायगोनल, एक ये लाइन और एक ये लाइन, ठीक है। इसमें आप, ये आपका एक्चुअल में एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। तो इसमें भी आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हो। कैसे, AD², ये आपका हाइपोटेनस हो गया, इज इक्वल टू AC² प्लस CD², ठीक है। सो लेट्स सी, AD² इज इक्वल टू
AC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। तो AC स्क्वायर आपने अभी AC आपने की वैल्यू आपने अभी निकाली √2a, इसका स्क्वायर किया आपने, CD आपको पता है h है, a स्क्वायर यहां से भी हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो आपका वैल्यू क्या आ जाएगी, आपकी वैल्यू AD की क्या आ जाएगी, √3a। अब आपने AC निकाल लिया, AD निकाल लिया, ठीक है। अब आपको इसमें पैकिंग फ्रैक्शन निकालना है। दोबारा इसी इमेज में देखते हैं। अब ये 3 एटम्स आपको पता है एक लाइन में यहां तो दूर दूर दिख रहे हैं, बट स्पेस फिलिंग स्ट्रक्चर में ये तीनों एक दूसरे को टच कर रहे होंगे, राइट। यानी इसका r रेडियस, इसका पूरा डायमीटर यानी कि 2r और इसका r, ये पूरी आपकी बॉडी डायगोनल की लेंथ हो गई। जो आपने बॉडी डायगोनल अभी √3a कैलकुलेट किया है, अगर पिछले वाले में भी आपने यही किया था ना, आपने इक्वेट किया था a और r के बीच कोई एक रिलेशन निकाला था, यहां पे भी सेम आप वही करोगे। तो बॉडी डायगोनल जो आपने कैलकुलेट किया है √3a, उसको आप r के साथ कैसे कोरिलेट करोगे, ये 3 एटम्स आपस में टच कर रहे होंगे, इसका हाफ r, इसका मतलब पूरा डायमीटर और इसका भी रेडियस। तो √3a किसके बराबर हो गया, 4r। तो √3a आपका 4r के बराबर हो गया। यहां से आप a की वैल्यू निकालेंगे 4r/√3, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, फिर से वही, क्यूब की पूरी वॉल्यूम a³ होती है, तो a की वैल्यू की जगह आप क्या पुट करेंगे, 4r/√3, उसका आपने क्यूब किया, वैल्यू ये आ गई 64r³ डिवाइड बाय 3√3, ठीक है। अब बॉडी सेंटर्ड क्यूबिंग में फिर से आपने क्या निकालना है, जैसे पहले किया था सिंपल क्यूबिक लैटिस में, नंबर ऑफ स्फीयर्स, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल्स। नंबर ऑफ स्फीयर्स आप पर यूनिट सेल जब निकालेंगे तो कितना आ गया, 8 × 1/8 + 1 कॉर्नर्स वाले और विद इन द बॉडी वाले, तो यानी 2 आ गए। अब वॉल्यूम ऑफ 2 एटम से 2 स्फीयर्स कितने हो जाएंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे आप, वैल्यू आ गई 8/3 πr³। पैकिंग फ्रैक्शन आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा फिर, 8/3 πr³, यानी कि आपका वॉल्यूम ऑफ 2 स्फीयर्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ठीक। तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो 0.68 आ जाएगा, यानी कि 68%। सिंपल क्यूबिक लैटिस में कितनी परसेंटेज आई थी, 52.4, यहां आई 68%। और इसके बाद मैंने क्या कहा था, तीसरी पैकिंग फ्रैक्शन हम कौन सी पढ़ेंगे, FCC की, ठीक है। स्टूडेंट्स ये आप खुद ट्राई करोगे, मैंने थोड़ा हिंट दिया हुआ है, जैसे सिंपली आपने सिंपल क्यूबिक में और BCC में की, वैसे ही आप यहां भी अप्लाई करोगे। A को R को कोरिलेट करोगे, नंबर ऑफ स्फीयर्स पर यूनिट सेल निकालोगे, वॉल्यूम की उसी तरह से आप यू कैन से फ्रैक्शन लोगे, ठीक है। हिंट आपका क्या है, आपको पता है FCC स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि 8 कॉर्नर्स पे एटम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और जो 6 फेसेस होते हैं उसके सेंटर पे एटम प्रेजेंट होते हैं। अगर आप इसको फ्रंट से देखेंगे खाली तो ये ऐसा दिखाई देगा, यहां पे एक ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। सो दिस वाज द हिंट फॉर यू। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट कि A R इनका कैसे रिलेशन आएगा, क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितने आएंगे, कितने नंबर ऑफ स्फीयर्स पर यूनिट सेल होंगे। यू हैव टू जस्ट ट्राई इट, ठीक है। ये डेरिवेशन आपने ट्राई करनी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी से आगे कंटिन्यू करेंगे। सो दिस वाज ऑल फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू। सो आप लोगों को मेरा लेक्चर कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल द नोटिफिकेशंस, एंड थैंक यू।